15 अप्रैल 1912 सुबह के 2:20 बर्फ जैसी ठंडी हवा, शून्य से 2 डिग्री नीचे पानी का तापमान और इसमें डूब रहे हजारों लोगों की चीखें। ये सब सुन के रूह कांप जाती है ना। ये कहानी है टाइटैनिक की, उस शिप जिसे दुनिया ने कहा था कभी न डूबने वाला, आज समुंदर की गहराइयों में डूब रहा था। 2200 से ज़्यादा लोग और हर किसी के सपने, ये सब सिर्फ कुछ घंटों में ख़त्म होने वाला था। पर क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इंसान के ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा जिसका अंजाम पहले से तय था? आइए चलते हैं वापस उस वक्त में जहां टाइटैनिक का सफ़र शुरू हुआ। Audio Jungle. उन्नीस 1907 में ब्रिटिश बिजनेस टाइकून्स व्हाइट स्टार लाइन के मालिक दुनिया की सबसे ग्रैंड शिप बनाने का ख्वाब देखते हैं और फिर 1909 में शुरुआत हुई टाइटैनिक के कंस्ट्रक्शन की हारलैंड एंड वॉल शिपयार्ड में। इसको बनाने में 15,000 मजदूर ने 3 साल तक काम किया। इसके डिजाइनर थे थॉमस एंड्रो, जिन्होंने इस शिप को उस वक्त की सबसे एडवांस और सुरक्षित शिप बनाने की कोशिश की। इसकी लंबाई 882 फीट और इसकी ऊंचाई 175 फीट थी और वजन में 52,000 टन से ज़्यादा। इसमें 9 डेक्स मौजूद थे और 4 चिमनीज, जिसमें से एक सिर्फ दिखावे के लिए था। पैसेंजर्स और क्रू को मिला के इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 3,547 लोगों की थी। इस शिप में लग्जरी, पावर और टेक्नोलॉजी सब कुछ था। उस जमाने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट $7.5 मिलियन पड़ी थी। अगर इन्फ्लेशन को कंसिडर करें तो ये आज के 400 मिलियन के बराबर है। फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम, एलिवेटर भी अवेलेबल था। इस शिप में हर तरह की लग्जरी सुख सुविधाएं थी, जैसे किसी 5 स्टार होटल में रहती है। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन से टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया न्यूयॉर्क के लिए। इस शिप के कैप्टन थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो अपने करियर के आखिरी सफर पर थे क्योंकि इसके बाद वो रिटायर होने वाले थे। शिप में 2,224 लोग थे, फर्स्ट क्लास बिजनेसमैन, मिलीनियर्स और प्रोफेशनल्स और इमिग्रेंट्स भी, जो नए जीवन की तलाश में न्यूयॉर्क जा रहे थे। टाइटैनिक ने फ्रांस और आयरलैंड से और पैसेंजर उठाए और नॉर्थ अटलांटिक में आगे बढ़ने लगा। अटलांटिक ओशियन में बड़े बड़े आइसबर्ग्स फ्लोट करते रहते हैं। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती है। ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास के जहाज़ों को रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करके ये बताते रहते हैं कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा आइसबर्ग है। इतनी वार्निंग्स मिलने के बाद भी कैप्टन जहाज की स्पीड को कम नहीं करते और 21 नॉट, जो कि 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड मेंटेन किए हुए आगे बढ़ते रहते हैं। 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टाइटैनिक को टोटल 7 आइसबर्ग्स की वार्निंग मिलती है, लेकिन उन्हें या तो इग्नोर किया गया या टाइम पे कैप्टन तक नहीं पहुंचाई गई। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। 14 अप्रैल की उस रात चांद भी नहीं निकला था और बिना मूनलाइट के विजिबिलिटी भी कम थी। शिप के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पर होता है, एक पिलर स्ट्रक्चर के ऊपर। इसे लुकआउट पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर हमेशा किसी को बिठा के रखा जाता है ताकि जहाज के सामने कोई ऑब्जेक्ट आए तो उसे दिख सके और टाइम रहते वो कैप्टन को इन्फॉर्म कर सके। क्योंकि जहाज अटलांटिक ओशियन में चल रहा था तो जो आदमी वहाँ बैठा था उसे बड़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा था। हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ऊपर से रात का समय, ठंड, तेज हवाओं के कारण आंख में आंसू आने लग जाते थे, जिससे सामने देखने में काफी मुश्किल होने लगती है। और तो और इन लोगों के पास बाइनोकुलर्स भी नहीं थे। रात के करीब 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लूट नाम का एक बंदा, जो उस लुकआउट पॉइंट पर बैठा था, ये अचानक से अपने सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग देखता है और जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सकें। और फिर फ़ोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को और चिल्लाकर कहता है, हमारे सामने आइसबर्ग्स है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम जैसे ही ये बात सुनते हैं, वो तुरंत इंजन रूम में जाकर ऑर्डर देते हैं, जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो जल्दी।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पे टाइटैनिक जाकर आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। ये साइज में एक फुटबॉल फील्ड के जितना बड़ा था और इसकी हाइट लुकआउट पॉइंट तक आ रही थी। साइंटिफिक एस्टिमेट के मुताबिक इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन के बराबर था। आइसबर्ग्स के साथ टाइटैनिक का टक्कर फ्रंट साइड से हुआ था। साधारण भाषा में जहाज के नोज से, वो सिरा जो जहाज के आगे होता है। करीब 10 सेकंड तक जहाज आइसबर्ग के साथ घिसटता चला गया और जहाज की मेटल बॉडी को चीरता गया। टाइटैनिक बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ था। टक्कर के तुरंत बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज उस जगह पर पहुंचते हैं टक्कर का मुआवजा लेने, और वो सब देखने के बाद थॉमस शॉक रह गए। उन्हें ये समझ आ जाता है कि जहाज तो डूब जाएगा। जहाज के अंदर 2 ऐसे सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। पहला, इस जहाज के अंदर एक डबल बॉटम हल था। हल बेसिकली जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब 2 लेयर से मिलकर बना है। बाय चांस एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा, पूरे शिप की मेन बॉडी को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। 16 कंपार्टमेंट में से 4 में भी अगर पानी भर जाए तो जहाज तैरता रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शिप के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट कट जाते हैं और उनमें तेजी से पानी भरने लगता है। टक्कर के 20 मिनट बाद रात 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर को एक डिस्ट्रेस सिग्नल रेडियो पर भेजने का ऑर्डर देते हैं ताकि आसपास जो जहाज मौजूद हैं वो शायद इस सिग्नल को कैच कर लें और हमारी जान बचाने आ जाएं। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं इस उम्मीद में कि कोई रिस्पांस मिल जाए। करीब 20 मिनट बाद 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया नाम का एक शिप इस सिग्नल को कैच करता है। टाइटैनिक के सबसे नजदीक यही एक जहाज था, लेकिन ये भी 107 किलोमीटर दूर था टाइटैनिक से। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चल कर आता तो इसको टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लगता, लेकिन टाइटैनिक के पास इतना समय नहीं था। बाकी क्रू मेंबर्स ने फ्लेयर्स और रॉकेट्स भी जलाए इस उम्मीद में कि आसपास की शिप ध्यान देगी हमारी तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया के अलावा किसी और शिप का रिस्पांस नहीं आता। इसके बाद कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि सभी पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए। शिप पे मौजूद लाइफ बोट्स में औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी दी गई। जहाज पे मौजूद बहुत सारे पैसेंजर्स को भरोसा था कि जहाज नहीं डूब सकता। भले ही वो आइसबर्ग से टकराया होगा, लेकिन जहाज को कोई खास नुकसान नहीं हुआ होगा। और इसी वजह से जो पहली लाइफ बोट उतारी गई उसमें सिर्फ 28 लोग गए, जबकि उसकी कैपेसिटी 65 लोगों की थी। आधी लाइफ बोट खाली थी। धीरे धीरे एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया और जहाज टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर्स को ये रियलाइज होने लगा कि ये जहाज तो डूब सकता है और पैनिक में लोग इधर उधर भीड़ में भागने लगे। रात के करीब 1 बजे तक जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट में इतना ज्यादा पानी भर चुका था, आगे का हिस्सा पानी के अंदर डूबने लगा था। इसकी वजह से जहाज के पीछे वाला हिस्सा पानी के बाहर आ गया था। प्रोपेलर्स भी पानी के बाहर आ गए। टाइटैनिक पर लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी। कुल 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थे, जिस पर मैक्सिमम 1200 लोग ही आ सकते थे, लेकिन जहाज पे करीब 2200 लोग। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट्स पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 से ज्यादा लोग मौजूद। कुछ लोगों ने लाइफ बोट्स में अपनी जगह बनाने की भी कोशिश की, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने अपने भाग्य को मान लिया और वहीं जहाज पर रुककर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। आई विटनेसेस के अनुसार करीब 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे से भी कम समय में ये महल जैसा जहाज पानी में पूरी तरह डूब जाता है। कुछ लोग जहाज के साथ ही डूब गए और जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। आरएमएस कारपेथिया टाइटैनिक के पास 3:30 से 4 बजे के बीच पहुंचता है, करीब 1 घंटे लेट। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ वही लोग बचाए जा पाए जो लाइफ बोट में थे, करीब 705 लोग, और 1500 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और नए रूल्स बनाए जाते हैं जिससे फ्यूचर में ऐसी डिजास्टर फिर से रिपीट ना हो। हर शिप में अब सफिशिएंट लाइफ बोट्स होना जरूरी है। वायरलेस ऑपरेटर्स को 24 घंटे अलर्ट रहने बोला गया। अगर टाइटैनिक की ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर लिखें। मिलते हैं अगले थ्रिलिंग वीडियो में एक नई कहानी के साथ।